तो ड्रोन्स और मिसाइलें लगातार इस वक्त भी ईरान दाग रहा है। इन हमलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग हमाद बिन इज़ा अल खलीफा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और सऊदी अरब और बहरीन पर हुए ईरान के हमलों की निंदा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए ईरान के हमलों का भी विरोध किया था, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हम इन हमलों में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ खड़े हैं। जरूरी है क्योंकि इन देशों ने यह युद्ध नहीं छेड़ा है, यह युद्ध इजराइल और अमेरिका ने छेड़ा है, लेकिन वहां पर आम लोगों पर हो रहे ये हमले, रिहायशी इलाकों में ईरान द्वारा किए गए ये हमले कायरतापूर्ण है। यहां यह बात भी बड़ी है कि भारत ने अब तक आधिकारिक रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है, इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान पर बम बरसा रहे हैं। तो आगे की खबर बताएं उससे पहले आपको दिखा देंगे कहां कहां पर इस वक्त ईरान में तबाही मची है, उसी का सैटेलाइट तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में तेहरान का पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मिट्टी में मिल चुका है, जबकि इन्हीं हमलों में तेहरान का गांधी हॉस्पिटल भी तबाह हो चुका है, जिसे भारत और ईरान की दोस्ती का प्रतीक माना जाता था और इस अस्पताल का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। लेकिन अब इजराइल ने इस अस्पताल पर बम गिरा दिया है। और इजराइल सिर्फ ईरान पर हमले नहीं कर रहा है, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें अब तक 30 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उससे पहले हिजबुल्लाह ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए उस पर मिसाइलें दागी थी और इजराइल के कई सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया था। अब आप बेरूत लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इजराइल, क्योंकि देखिए ये अगर आप देखें तो उसके उत्तर में है, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनसे घिरा हुआ है इजराइल, और अपनी रक्षा में उसे पता है कि इधर ईरान में खामेनेई की मौत के बाद लेबनान में जो ये आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह का, वो मिसाइलें दाग रहा था। तभी जवाबी कार्रवाई में देखिए इस वक्त लेबनान से आती ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्स ने क्या तबाही की है। 30 लोग मारे गए हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का यह भी दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के चीफ हुसैन मकलेद को भी मौत के घाट उतार दिया। और इस वक्त जब आप हमारा ये शो देख रहे हैं तब भी इजराइल के ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों पर हमले इस वक्त भी जारी है। इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस युद्ध में वही लोग बचेंगे जिनके पास पैसा होगा, और जो गरीब होंगे वो क्या इस युद्ध में बुरी तरह मारे जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में अमीर और शक्तिशाली लोग अब प्राइवेट जेट से दूसरे देशों में जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जानते हैं इस प्राइवेट जेट में सऊदी अरब की राजधानी रियाद से यूरोप जाने का एक व्यक्ति का खर्च कितना है? यह खर्च है $3.5 लाख। भारतीय रुपयों में जानते हैं कितना है? 3 करोड़ 20 लाख रुपए। लेकिन जान बचाने के लिए क्या न करता। यूएई के दुबई और अबू धाबी में फंसे बड़े उद्योगपति और शक्तिशाली लोगों को सड़क के रास्ते पहले सऊदी अरब के रियाद लाया जा रहा है और फिर रियाद से ये लोग प्राइवेट जेट में 3 करोड़ रुपए खर्च करके यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों में जा रहे हैं। और सोचिए, अमीर लोग तो अपने पैसों से अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के उन बाकी मुसलमानों और लोगों का क्या होगा जो दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं, जो इतना पैसा खर्च करके वहां से बाहर नहीं जा सकते। आज हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो साल 1989 की है। उस वक्त ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनके अंतिम जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जबकि उस वक्त ईरान की कुल आबादी 5 करोड़ 67 लाख थी। यह भी कहा जाता है कि रुहुल्लाह खोमेनी के जनाजे के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुआ उससे 32 किलोमीटर की एक मानव श्रृंखला बन गई थी। लेकिन रुहुल्लाह खोमेनी के बाद आयतुल्लाह खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और आज जब उनकी हत्या हो गई है तो अजीब बात यह है कि ना तो उनके शव को देखा गया है, ना ही उनके शव को सुपुर्द खाक करने की तस्वीरें आई हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोसाद के एजेंट्स ने खामेनी के शव को कहीं छिपा दिया ताकि ईरान में उनके लिए वैसा सैलाब ना उमड़े जैसा रुहुल्लाह खोमेनी के लिए उमड़ पड़ा था। ये नायाब वीडियो हमने आपके लिए निकाला है। ये बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनी समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तब भी ईरान पलटवार कैसे कर पा रहा है? तो इसका सही जवाब यह है कि ईरान ने इन परिस्थितियों के लिए खुद को पहले से ही लगभग 4 दशकों से तैयार किया गया है। ईरान के लिए कहा जाता है कि उसके पास प्लान बी नहीं,
प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ आगे तक मौजूद रहता है। फरवरी 1979 में जब ईरान में 1979 में जब ईरान में राजशाही को हटाकर अल्लाह का शासन लाया गया, तब इस इस्लामिक शासन की रक्षा करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी। इस फोर्स का नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 5 मई 1979 यानी 1979 को की गई थी। उस वक्त इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष, किसी भी विद्रोह की स्थिति में इस फोर्स को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रक्षा करनी होगी। और जो आप दिन भर युद्ध के दौरान आईआरजीसी सुन रहे हैं, वो धर्म के आधार पर एक पूरी सेना बना दी गई थी। आजकल इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को बहुत संभल कर इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि जो मैं ईरान बार बार कह रही थी तो यहां पर एक सर्च शुरू हो गया अपैरेटस में। लेकिन कुल मिलाकर वापस इस खबर पर आते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे ये फोर्स आईआरजीसी जिसे कहते हैं, ये ईरान में वहां की सेना से भी शक्तिशाली बन गई, ताकतवर बन गई। और इसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे ईरान नेतृत्व विहीन होते हुए भी दुश्मनों का सामना कर सके। आज भी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान हारा नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दाग रहा है और उसे रोकना अब तक बहुत मुश्किल साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर अमेरिका अब इस पूरी जंग से एक एग्जिट का रास्ता, यानी बाहर का रास्ता, युद्ध खत्म करने का रास्ता खोज भी रहा है, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खामेनेई की मौत का बदला लेने में जो फितूर इस वक्त ईरान पर सवार है, वो ऐसा लगता है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप के देशों तक भी पहुंचने के। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि परिस्थितियां जो बन रही हैं, जिन ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट को घेरा है, मिसाइलें दाग रहा है, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ईरान जानता था कि अगर उसने अपने मिसाइल ठिकानों को दुश्मन की नजरों से नहीं बचाया, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद भी कैसे इन देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। तो देखिए, ईरान ने इसकी भी तैयारी की थी। अपने मिसाइली ठिकानों को दुश्मनों की नजरों से नहीं बचाया, यह जानता था तो वो इस युद्ध में अगले ही दिन हार जाता, एक दिन नहीं टिक पाता। इसके लिए ईरान ने अपने पहाड़ों और पर्वत श्रृंखला को हथियार बनाया। पश्चिमी ईरान में जो जाग्रोज आप देख रहे हैं, ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, एक बार जूम इन कर दीजिए, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो जाग्रोज माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं और सुरंगों में ही मिसाइलों का भंडार है। सुरंगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग की ही नहीं जा सकती। तो ये जो जाग्रोस पर्वतमाला है, वहां ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई हुई है। सोचिए, सिटीज ऑफ मिसाइल। ये पहाड़ी चट्टानों को खोदकर बनाए गए हैं वो शहर हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें भी हैं। इन्हीं सुरंगों में अलग अलग जगहों पर मिसाइलों का विशाल जखीरा तैनात किया गया है। ईरान जानता था कि इन सुरंगों को सैटेलाइट से भी ढूंढ नहीं जा सकेगा, और इसके अलावा ईरान ने इन्हीं पहाड़ों पर बंकर बनाए और उन बंकर्स में सैकड़ों मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए। यानी समझ लीजिए, ये जो जाग्रोज माउंटेन रेंज है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट से माउंटेन को ही आप ट्रैक कर सकते हैं, माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे जो सुरंगें बनाई हुई हो, मिसाइल सिटी बनाई है ईरान ने, उनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इससे हुआ यह कि अब ईरान इस तरह के ट्रकों पर अपनी मिसाइलें को रखकर उन्हें दुश्मन देशों पर आसानी से दाग सकता है और बाद में किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स को वापस से बंकर में छुपाकर सुरक्षित रख सकता है। आज भी ईरान इन्हीं जाग्रोस पर्वतमाला से लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ये ट्रक्स से बाहर आती हैं, वहां से लॉन्चिंग होती है, अटैक होता है और फिर वो उन्हीं सुरंगों में चली जाती है, क्योंकि ये मिसाइल ठिकाने कुछ स्थानों की जगह सैकड़ों जगहों पर फैले हुए हैं और अलग अलग जगहों से वो हमला कर रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के कई हमलों के बाद भी ईरान के पलटवार को रोकना अभी तक मुश्किल साबित हुआ है। इसके अलावा इन मिसाइल ठिकानों का रिमोट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है, यानी आईआरजीसी के हाथ में है। और कहा जाता है कि इस फोर्स का हर सैनिक अपने आप में हेड है, उसे किसी से आदेश की जरूरत नहीं है।
बस उसे पता चल गया दुश्मन कौन है, वो अपने तरीके से उसके खिलाफ लगातार दम भर भर के अटैक करता है। अमेरिका और इजराइल इस पोस्ट के सबसे बड़े नेता को तो मार सकते हैं, लेकिन वो इस पूरी फोर्स को कैसे खत्म करेंगे? इस पूरी फोर्स को खत्म करना मुश्किल है, और इसीलिए कहा जाता है कि इनका हेड तो है, हेड को तो मार दिया है, लेकिन हर सैनिक यहां पर अपने नेतृत्व में फैसले ले सकता है, हमला कर सकता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक है, और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। 1,80,000 IRGC के जवान हैं। IRGC के पास मिसाइल ठिकानों का नियंत्रण है, और आखिरी दम तक ईरानी इस्लामिक शासन की रक्षा ही उनका अंतिम ध्येय है, अंतिम कर्तव्य है। यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है अमेरिका के लिए। आप एक बार फिर से देखिए कि आयतुल्लाह खामेनी समेत पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में अंधाधुंध मिसाइलें दागकर खुद को इस युद्ध में जीवित रखा है। क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें आई कहां से? तो इसके पीछे अमेरिका के एक और दुश्मन का हाथ है, और उस दुश्मन का नाम है उत्तर कोरिया। क्योंकि चाइना की बात तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया, उसका कैसे हाथ है सुनिए। साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं थी। इराक तो लगातार इस युद्ध में ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अमेरिका भी इराक की लगातार मदद कर रहा था, और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दौर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना डाला। उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच यह तय हुआ कि ईरान उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आर्थिक मदद देगा, और बदले में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईरान को करेगा। साल 1987 उत्तर कोरिया ने पहली बार स्कड-B मिसाइलों का पहला जखीरा ईरान को भेजा। इसके बाद जब इन मिसाइलों का नया संस्करण आया, तो उत्तर कोरिया ने साल 1993 में 200 स्कड-C मिसाइलें ईरान को दी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक थी। इसके बाद टर्निंग पॉइंट साल 1993 में आया, 1993, जब उत्तर कोरिया और ईरान के बीच एक ऑयल डील हुई। इस डील के तहत ईरान उत्तर कोरिया को कच्चा तेल देने वाला था, और उत्तर कोरिया ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाला है। जुलाई 1998 में ईरान ने पहली बार उत्तर कोरिया से खरीदी गई मीडियम रेंज की मिसाइल की परीक्षण किया, जिसे उत्तर कोरिया में नो डोंग मिसाइल कहा जाता था। यहां से ईरान पीछे नहीं मुड़ा। उसने कई खतरनाक मिसाइलें बनाई, जो आज पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के आधे देशों को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद करके अपने दुश्मन देश अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। अब रशिया पर आइए। रशिया ने ईरान के ऐसे 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जिनकी मदद से आज वो अपनी मिसाइलों से सटीक हमले कर पा रहा है। हालांकि ईरान के कई पलटवार, अगर आप देखें तो ईरान के इस पलटवार में उसके नागरिकों का दुर्भाग्य भी छिपा है। आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है।
9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी, भूखमरी का सामना कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि ईरान ने अपना सारा पैसा गरीबी हटाने पर नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने पर खर्च किया। खुद को उस युद्ध के लिए तैयार किया जो आज वो लड़ रहा है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का पेट भरने में सारा पैसा गंवा दिया। इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए इन आतंकी संगठनों पर, उनकी ट्रेनिंग पर, हथियारों पर पैसा खर्च करता रहा और उसकी खुद की आवाम भूखमरी से जूझती रही।